विक्की कहाँ है? विक्की कहाँ है? हाँ? विक्की, विक्की, ए बेटा, विक्की! रांची हजारीबाग हाईवे से जा रहे थे सर, हमने भी एक एसयूवी को ओवरटेक किया सर, तो सर ड्राइवर को गुस्सा आ गया, उसने वो हमारी गाड़ी पे फायर किया सर, और विक्की को गोली लग गई। कौन था? नावगांव? सर पिस्तौल भांज भांज के बोल रहा था। सैंटी सिंह नाम है हमारा, या पृथ्वी सिंह के लौंडे हैं हम, सुलोचना सिंह के पार्षद के यहाँ के। पृथ्वी सिंह? कहाँ बक रहे हो? पार्षद सुलोचना सिंह का फैमिली? हाँ सर। कौन सा गाड़ी था? सर वो व्हाइट रंग का एसयूवी था। और तुम्हारा गाड़ी? सर ये लड़का लोग झूठ बोल रहे हैं, पृथ्वी सिंह का बेटा। हमको लगता है खुद ही अपने दोस्त को मारा, इल्जाम लगा रहा फालतू का। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के युवा जागरूकता सप्ताह में आप सबका स्वागत है। अगर मामूली हवा भी बवंडर बन जाए तो खुद प्रकृति भी उसे संभाल नहीं पाती। माहिर से माहिर नौका चालक भी कभी कभी तूफान से निकलने में कमजोर पड़ जाता है। कुछ मामले पुलिस और कानून के लिए जाने अनजाने बहुत कठिन हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसमें कुछ बड़ी शख्सियतें, कुछ नामचीन और कभी कभी कुछ बहुत बदनाम मगर शक्तिशाली लोग शामिल हो जाते हैं। इस तरह के मामलों में जनाक्रोश, मीडिया और प्रेस की सक्रियता के अलावा पुलिस पर तमाम तरह के प्रेशर्स उनके लिए न्याय की मंजिल तक पहुंचने में और विक्टिम को न्याय दिलवाने में जबरदस्त मुश्किलें लेकर आते हैं। सच और झूठ की अनगिनत परतों और न्याय और तथ्यों के तर्क वितर्कों से जूझती पुलिस को शातिर और एक शक्तिशाली अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचाना होता है। रांची झारखंड में विक्रम और विक्की सूरी की रोड रेज में हत्या एक ऐसा ही मामला है। पुलिस के लिए सच्चाई तक पहुंचना और अपराधी को कानून की दहलीज तक लाना बहुत कठिन होने वाला है। सर गाड़ी को पार्षद सुलोचना सिंह के बेटे, गाड़ी को थाना लेकर आओ। सर बोलिए ना सर, कुछ तो जवाब दीजिए। चलो आज सर मारने की वजह ये विक्टिम में कोई पुरानी रंजिश। इनको गाड़ी में बैठाओ। पार्षद सुलोचना सिंह के बेटे थे सर। सर कुछ तो जवाब दीजिए सर। गाड़ियों में गोली के निशान मिले तो सर यहीं कहीं फायर हुआ था हम पे सर, इधर ही। देखो यहाँ पर कहीं शेल मिलता है क्या? आओ। अरे तुम लोग यहाँ कुछ झगड़ा होते हुए देखा था क्या, या कोई गोली वोली चली थी यहाँ? माफ कीजिए साहब, आंख में मोतियाबिंद है और कान का ट्रीटमेंट चालू है। हम ना कुछ देखे हैं और ना हम कुछ सुने। काय झूठ बोल रहे साहब? दूगो गोली चला साहब। दो ही गोली? वो तो कह रहा था एक ही चली। साहब दूगो गोली चला था। जब पहले गोली का आवाज आया तो हम अंदर से बाहर आके देखा, कुछ लोग आपस में फाइटिंग कर रहा साहब। और पहले छोटा गाड़ी वाला भागा, उसके पीछे बड़ा गाड़ी वाला उसको फॉलो किया, और फिर एक गोली का आवाज और आया साहब। सर दो ही गोली चला था सर। तो पहला झूठ क्यों बोला? हाँ कि एक ही गोली चला था? सर हम झूठ नहीं बोले। उस हादसे के बाद सर हम काफी डर गए थे, तो जो हमारे दिमाग में आया सर हम वो कह दिए सर। एक लपड़ पड़ेगा ना तो गोली और गाली सब याद आ जाएगा। और क्या क्या छुपा के रखा है तुम लोग ने? कैसे जानता है सैंटी को? हम नहीं जानते सर, हम नहीं जानते वो को। क्या दुश्मनी था तुम लोग का उससे? हाँ, कौन गोली चलाया? सच सच बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम लोगों ने मिलकर अपना दोस्त को गोली मार दिया? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। कहाँ है FIR में सैंटी सिंह का नाम? कहाँ है, बताइए नाम को। अरे ENC है बाबू साहब, FIR लिखना बाकी है अभी। अरे तू लड़का लोग को काहे हरास कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या तमाशा कर रहे हैं अंकल जी, किसी को हरास नहीं कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है और बिना जानकारी के एक्शन कैसे लेंगे हम लोग? वो हमको कुछ नहीं मालूम, हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिला ना तो।
कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? हाँ, जन्मदिन की पार्टी से सर। पार्टी मतलब दारू जरूर पिया होगा? है करे मेडिकल? सर कोनो ही दारू नहीं पिया सर। गाड़ी कौन चला रहा था? हम चला रहे थे गाड़ी सर। हम काफी धीमी चला रहे थे। एसयूवी वाला हमारे आगे था। काफी देर उसके पीछे चलने के बाद हमने उसे ओवरटेक किया सर। गाड़ी का स्पीड क्या था? 60-70 होगा सर। सर वो सड़क सर काफी सकरा था, जगह ही नहीं थी उसे स्पेस देने की सर। जैसे ही हमारे बगल में आया वो हॉर्न मार के हमको गाड़ी साइड में लगाने बोला। हमने एकदम से गोली की आवाज सुनी तो सर हम काफी डर गए और गाड़ी कच्ची सड़क पे उतार दी हमने। उसने जैसे ही हमें ओवरटेक किया सर, गाड़ी सामने लगा दी और गाड़ी से उतर के हमें ड्राइवर सीट से खींचने लगा सर। अकेले? उसके साथ 2 लोग और थे। एक पुलिस की वर्दी में था और वो एसयूवी का ड्राइवर सर। हम लोगों को मुक्के मारे जा रहा था सर और गरज रहा था। सेंटी सिंह नाम है हमारा, कान खोल के सुन लो। पार्षद सुलोचना सिंह का बेटा पृथ्वी सिंह बाप है हमारा। और फिर उसने पिस्तौल निकाल ली सर। गाड़ी रोको। प्रसाद। हाँ सर। पता करो पेट्रोल पंप का सीसीटीवी कैमरा चालू है का? लेकिन निकलने वाले थे तब तक एक और गोली चला दी सर। कौन चलाया गोली? सर सेंटी वाला। तुम उसको देखा गोली चलाते हैं? जी सर। सर विकी पीछे की सीट में बैठा था। गोली पीछे के कांच तोड़कर उसको लगा। एक बार चीखा और तुरंत फेंट कर गया वहीं पर। और सर इतना खून बह रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माइंड काम नहीं कर रहा था सर। को हॉस्पिटल लेकर गए, वो बच नहीं पाया सर। हमारी कोनो ही गलती नहीं है सर, सच में सर। इसका मतलब है कि तुम उसका गाड़ी को ओवरटेक किया, वो तुम लोगों पर गोली चला दिया। क्या छुपा रहे हमसे? कुछ नहीं सर, जो वो बता ना दिया आपको। अब काहे छुपाएंगे आपसे? देखो अगर वो सेंटी सिंह ही था ना तो बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग। अगर तुम लोग का बयान थोड़ा भी कमजोर हुआ या कोई भी बयान से पलटा या कोई बात दबा चपा रह गया ना तो समझो केस खत्म। समझे? सर जोन था वो हम आपको बता दिए सर, और कुछ नहीं है सर। जानवर भी बिना किसी कारण या उद्देश्य के हमला नहीं करता है। और अगर ये लड़के सच कह रहे थे तो ये घटना एक चौंका देने वाली घटना थी। सिर्फ गाड़ी ओवरटेक करने के बदले में हत्या कर दी जाती। इंसान कितना निर्मम, कितना क्रूर हो सकता है, इस बात का इससे शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता। एक आंकड़े के अनुसार हर साल लगभग 4 लाख से ज्यादा रोड रेज के मामले रजिस्टर किए जाते हैं। और रांची के इस मामले में पुलिस के सामने अभी कई चुनौतियां थी। पुलिस को अब भी तलाश थी उस पिस्तौल की जिससे हत्या हुई, हत्या में शामिल उस गाड़ी की, और लड़कों के अलावा कुछ ऐसे चश्मदीद गवाहों की जिन्होंने इस अपराध को होते हुए देखा हो और जो लड़कों द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि कर सके। ज्यादातर आपराधिक मामलों में पुलिस के लिए ये मसले बहुत ही सीधे और गैर मामूली होते हैं, लेकिन यहाँ एक शातिर और शक्तिशाली परिवार के शामिल होने की वजह से पुलिस की ये साधारण प्रक्रिया भी उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। सर बहुत कठिन खेला है सर। पुराना क्रिमिनल है, कानून का सब किंतु परंतु जानता है। और ऊपर से वाइफ पार्षद। जानते हम यहाँ हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ना वो एसयूवी, ना वो पिस्तौल और ना वो सेंटी सिंह। अभी देखना पीछे से कितना फोन आएगा। बदली ट्रांसफर भी होगा, पर क्या है ना, वर्दी पहने हैं तो ड्यूटी थोड़ी ना छोड़ सकते। आइए। जैन साहब, हम अंदर बोल के आते हैं, थोड़ा रुकिएगा। क्या है, गेट खोलने का परमिशन नहीं है। सर, थाना प्रभारी आए हैं। क्या है? कोनो टाइम है आने का? बोलो बाद में आने को। साला एटिकेट नाम का कोनो चीज नहीं है। अरे भगाओ उनको। सर वो बोले हैं बाद में आइएगा। बोले उनको हलो करने नहीं आए हैं, मर्डर का इन्वेस्टिगेशन है, समझे ना? साला जब गेट पर जाकर हम ही को सब बताना पड़ेगा कि तुमको सैलरी कहाँ देते हैं। हटो, मशीन गन लटकाने के लिए।
चलो गेट खोलो। आपसे वो मुद्दे पर आओ, अपना एनर्जी बचाओ। वारंट लाए हो कि खाली मॉर्निंग वॉक करने चले आए हो? वो प्रारंभिक जांच चल रहा है सिंह साहब, आपका बेटा सेंटी से पूछताछ करना है। वारंट नहीं है ना, तो यहां मिलेगा। चलो गेट बंद करो ना। एक अदना सा पुलिस का इतना हिम्मत कि वो हमरे घर में घुसने का कोशिश कर रहा है। कीजिए आप कुछ, हाँ जल्दी कीजिए। मनीष, चाय पी लो बेटा। चाचा वो विकी हमारे पास ही बैठा था चाचा, नींद ही नहीं आती है चाचा। जैसे ही आंख बंद करते वो गोली बजने की आवाज गूंजती रहती है चाचा। सब जगह खून चल रहे हैं। सर, पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज आ गया है सर। लगाओ। सर, ये देखिए सर, व्हाइट कलर का एसयूवी। ये एसयूवी क्राइम साइट के डायरेक्शन से एंटर होते हुए दिख रहा है सर। नंबर मेरठ उत्तर प्रदेश का है सर। आरटीओ डिटेल्स भेज दिए, घंटा 2 घंटा में रिपोर्ट आ जाएगा। सर, ई गोली के सेल का प्राइमरी रिपोर्ट है। विक्टिम की बॉडी से मिला गोली और बाईपास का दोनों सेल मैच करता है। लेकिन सर गोली देखकर लगता है कि पिस्तौल इधर का नहीं है। इसका मतलब ये पिस्तौल इंपोर्टेड है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इलीगल हो या फिर लाइसेंस। पृथ्वी सिंह और उसका फैमिली, खासकर सेंटी, जरा पता लगाओ कि इंपोर्टेड वेपन इन लोग के नाम पे दर्ज है क्या। जी सर, वैसे बंगले के आसपास अपना आदमी नजर रखा हुआ है। सेंटी के बैठाते ही इंट्रोगेशन के लिए उठा लेंगे सर। लेकिन जो अभी तक नहीं मिला वो पक्का अंडरग्राउंड हो गया होगा। हेलो जी सर। यस सर। सर, पार्षद का फैमिली को कोई हरेसमेंट नहीं हो रहा है सर। हम जो भी कर रहे हैं पुलिस के प्रोसीजर के हिसाब से कर रहे हैं सर। सर, हमारे पास आई विटनेस है सर। सर, नो सर, पार्षद के फैमिली को कोई ट्रबल नहीं होगा। यस सर। जय हिंद सर। यस सर, यस सर, हम पर्सनली जा रहे हैं। ये हाँ, हमको सर्च वारंट मिल गया सर। यस सर। हाँ, ओके। चलिए, अब अपना बारी है प्रेशर बनाने का। सर आइए। सर, 3 महीना पहले मेरठ में किसी रवि सयाल से नकदी देके गाड़ी खरीदा था सेंटी। रसीद वसीद कुछ लिया नहीं सर, और गाड़ी का पेपर भी अभी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कराया है। तब तो कोर्ट में साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि गाड़ी सेंटी सिंह का ही पोजीशन में था। जी सर। अब एक ही चाह रहा है, गाड़ी को लोकेट करो और फिंगरप्रिंट और डीएनए निकलवा उसका। और हाँ, पिस्तौल के बारे में कौन खबर? सर, लोकल थाना और स्टेट डिपार्टमेंट पता किए हैं सर। सेंटी सिंह और पृथ्वी सिंह के नाम पर कोई विदेशी गन रजिस्टर नहीं है सर। कुछ लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जो इलीगल वेपन में डील करता है, लेकिन अभी तक जानकारी मिला नहीं है सर। अब तो ये खैर मनाओ कि साला सेंटी सिंह अपना घर में ही पकड़ा जाए। एक बार थाना लेकर आ गए ना तो सब कुछ उगलवा लेंगे। दरवाजा खोलिए। सर, दरवाजा खोलने का परमिशन नहीं है। परमिशन हम देते हैं। सर्च वारंट। ये सब हो क्या रहा है? तुम्हारे पार्षद होते हुए पुलिस गेट पे खड़ी है। अरे गुस्सा काहे कर रहे हैं आप? तो क्या करें, फिल्मी नगमे गाएं? अरे तुमको तो मामला संभालना चाहिए था ना। क्या फायदा तुम्हारे पोजीशन और पावर का? तुमको तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। अरे हम बताए ना आपको, हमारा वहाँ इस वक्त रहना ठीक नहीं है। संभाल लीजिए आप सब कुछ। कर रहे हैं ना अरेंज यहाँ से सब। क्या बात है दरोगा? सर्च वारंट। वेलकम। सर, कनो कागज नहीं मिला है, ना गाड़ी का ना पिस्तौल का।
दरोगा, जो ढूंढ रहे हो ना वो मिलने वाला नहीं है। सर, ये 18 विदेशी शराब का बोतल और ये बच्चा मिला है, लेकिन सुलोचना देवी का कोई खबर नहीं है। आप लोग सर पृथ्वी सिंह को अवैध शराब रखने और बाल मजदूरी के जुर्म में अरेस्ट किया है। पास्टर सुलोचना सिंह भी गायब है। एसपी ऑफिस से उनके लिए भी लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। चलिए। सब साजिश है हमारी फैमिली के खिलाफ। लेके हमको सब साजिश है। हमारी पत्नी सुलोचना सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और पुलिस मिलकर ये सब खेल खेल रही है। ये बच्चा और दारू हमारे घर में प्लान किया गया है। हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। सर, अभी आपका बेटा सेंटी सिंह कहाँ है? अरे दिल्ली में है, आईएएस की तैयारी कर रहा है। और क्या? अरे पढ़ने निकले वाला छात्र है, कोई क्रिमिनल थोड़ी है। अरे हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। साला, जितना मारना है मार लो। लॉकअप में यातना देने का मुकदमा ठोकेंगे तुम लोगों पर। कितना देर रख पाओगे हमको लॉकअप में? हमारा वकील गया है कोर्ट ऑर्डर लेने। यहां से जाएंगे हॉस्पिटल और वीआईपी ट्रीटमेंट में रहेंगे। यातना का लेखा जोखा है ना, हम भी कोर्ट को देंगे। गेम जो है ना, दोनों तरफ से खेला जा सकता है। अरे फिक्र की कोनो बात नहीं है। ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना अच्छा गेम खेलता है। मालूम है ना हमारी वाइफ कौन है? मालूम है ना? बलगम चिलगम जितना थूकना है थूक ले, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और तुम्हारा पार्षद मिसेस वो भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। फिर तुम्हारा ये पावर पोजीशन हमारा पुलिस वाला ऐसा ठंडा करेगा ना कि याद रखोगे। और हाँ, अच्छा है कि हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तबीयत बहुत अच्छा रहेगा। और जो नहीं किया ना तो फैमिली का एक एक मेंबर ना धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। समझे ना? कर रहे हैं 2 दिन से तो हम यही सुन रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है। साहब जेल में है और सेंटी देखिए पुलिस केस बना रही है, सबूत गवाह प्लांट कर रही है हमारे खिलाफ। जल्दी कुछ कीजिए, केस रफा दफा कीजिए, ऊपर तक बात करिए, कुछ भी करके। देखिए हम सब लोग इनोसेंट हैं। वैसे आपको याद है ना, अभी पिछला महीना ही आपके भतीजे को पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाए हैं हम। हाँ ठीक है, थैंक यू। हत्या में शामिल पिस्तौल और गाड़ी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। पुलिस को शक था कि गाड़ी और पिस्तौल गायब ही नहीं हुए हैं, बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। और रही बात सेंटी की, तो सेंटी इस वक्त कहां है, इसके बारे में अब तक पुलिस को कोई खबर नहीं मिल पाई थी। लेकिन पुलिस इस मामले की नब्ज से कोसों दूर थी। सरकार और पुलिस पर पब्लिक और विपक्ष का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सुलोचना सिंह की पार्टी ने आखिरकार सुलोचना सिंह को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन विक्की के माता पिता जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया, उसके दोस्त जिन्होंने अपने दोस्त को अपने सामने मरते हुए देखा, उनके दुख की कोई भरपाई नहीं की जा सकती। सुधा, जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारे इस तरह खाना ना खाने से विक्की की आत्मा को चैन मिलेगा क्या? हाँ? नहीं ना, थोड़ा खा लो। बाबा मुझे लो, मुझे बाबा मुझे लो, मुझे क्या हुआ? कुछ शहर में विक्की की हत्या को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच पुलिस सेंटी और उसके द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल की तलाश कर रही थी। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई एसयूवी के संबंध में कोई खास सुराग पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा था। इलाके के हिस्ट्री शीटर इल्लीगल हथियारों में डील करने वाले अपराधियों की धरपकड़ और पूछताछ में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली थी। पृथ्वी सिंह के परिवार को किसी ने कोई विदेशी हथियार नहीं बेचा था। पुलिस को पृथ्वी के गार्ड और ऑफिस स्टाफ के जरिए उसकी कई बेनामी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला और इस लिस्ट के आधार पर एक एक करके उसके ठिकानों पर छापे मारने शुरू कर दिए। चारों तरफ पूरा ढूंढो जरा, देखो कुछ मिलता है क्या? क्या हुआ साहब? क्या चल रहा है इधर?
कुछ नहीं साहब, फैक्ट्री बंद हो गया है, मजदूर लोग आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं? चलो दिखाओ हमको क्या कर रहे हैं वहाँ। अरे साहब, अरे सुनो साहब, अरे साहब 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 सुनो ना साहब। हटो हटो। अरे ऐसे छटपटा काहे रहे हो बे? प्रणाम दरोगा जी, बड़ा सही समय पर आए हैं आप। देखिए मुर्गा पार्टी चल रहा था, आइए लीजिए आप भी पाइए। 7 दिन से पानी पिला रहे हो, अभी तुम हमको मुर्गा खिलाओगे? चलो थाने, देखो हम तुमको क्या क्या खिलाते हैं। सबको उठाओ और सच करो, पिस्तौल या एसयूवी मिलता है क्या यहाँ? अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं दरोगा जी? अरे हम लोग देश का भविष्य हैं, पूछा रहे हैं। भला हम लोगों के पास से पिस्तौल कहाँ से मिलेगा? हम तो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हो? कराते तुम्हारी तैयारी। पावर का बहुत गर्मी आ गया ना तुम्हारे में, हाँ? दिखाते हैं तुमको पुलिस या गर्मी क्या होता है। दरोगा जी जब पावर है तो गर्मी तो होगा ना, है? अब आप दिखाइए अपना पावर। लाइन दो। रुकिए सर आपने सरेंडर कर दिया। सरेंडर? और कौन बात का सरेंडर जी? चलिए सर आपने सरेंडर नहीं किया। अरे वो तो हमारी अम्मा बोली कि सब पुलिस वाला लोग ढूंढ रहा है हमको, तो आ गए इन लोगों से मिलने। सारा का सारा किया धरा कांड इन्हीं लोगों का है। हम तो उस दिन थे ही नहीं, हम तो दिल्ली में थे। अब ये तुम्हारा नौटंकी बंद करो और सच सच बता। अरे कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? हम थोड़े नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी तो आप लोग कर रहे हैं और ये मीडिया वाला लोग कर रहा है। हम तो आपसे कितना बार बता दिए, हम तो रांची में नहीं न थे, हम तो दिल्ली में थे। कई बात को 1000 बार बोलने से सच बदल नहीं ना जाएगा। जो भैया कह रहे हैं ना वही सच है, और इसके अलावा हमको कुछ नहीं कहना है, समझे? मतलब तुम भी 8 तारीख को दिल्ली में ही थे? अरे जब हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोलना है तो काहे माथा खा रहे हैं? मोबाइल नंबर 7107011712 तुम्हारा ही नंबर है ना ये? टावर रिकॉर्ड है ये, लोअर दग्गा रांची बाईपास, सुबह 8:30 7 मई। हम नहीं जानते सब, कोई हमारा मोबाइल हैक हो कर लिया होगा, वही है सब। वर्दी का मतलब समझते हो? कानून का हिफाजत और सच का साथ। और क्या किए तुम? अपने सामने अपराध होने दिए और अब मामला दबाने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हो। देखो बचोगे नहीं, 3 ठवाई विटनेस हैं। जब कोर्ट में खड़ा होकर सच बोलेगा ना, तब देखते हैं कि कितने दिन रहती है तुम्हारी नौकरी और वर्दी दे पे। सर हम कुछ बोले? हाँ बोलो सर। मिक्सर प्लांट में मिला ये हमको। अरे दरोगा जी आपको जो जो प्लांट करना है करते ना जाइए, कौन रोका आपको? ज्यादा होशियारी दिखाने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा उंगली का निशान है इस पे। होशियारी हम नहीं दिखा रहे हैं दरोगा जी, होशियारी आप लोग दिखा रहे हैं। हम तो पहले ही बता दिए कि हम तो ये बंदूक दखबे नहीं किए हैं, तो हमारा उंगली का निशान कहाँ से आ गया इस पर? और एक बात बता दे दरोगा जी आपको, हम अगर बदनाम हैं तो आप लोग भी कम बदनाम नहीं हैं। चलते कोर्ट में, देखते हैं किसका बात माना जाता है, हैं? सेंटी को तो हम लोग अरेस्ट कर लिया है। अपना गुनाह कबूला? गुनाह तो नहीं कबूल किया है, पर हाँ उसके पास से एक पिस्टल हमको मिला है और फिर उसका फोन रिकॉर्ड भी साबित करता है कि वारदात की जगह वो मौजूद था। और फिर वो 3 लड़कों का गवाही, आई विटनेस का बयान, और फिर कुछ लोकल लोगों ने भी वो हादसा होते हुए देखा है। वैसे तो ठोस सबूत है हमारे पास। तो फिर आप इतना परेशान काहे लग रहे हैं? इस केस में फिर भी 2 एक कड़ी थोड़ा सा कमजोर है।
जैसे सेंटी और वो पिस्तौल का घड़ी, उसको हमको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। एसयूवी भी नहीं मिला है हमको अभी। और फिर आप तो जानते ही है कितना बड़ा लोग है, प्रेशर भी ऊपर से बहुत है, और ऊपर से पार्षद मैडम भी फरार है। वो पक्का अपने बेटे सेंटी को बचाने की कोशिश करेगी। मैटर ठंडा होते ही पोजीशन कुर्सी सब वापस हो जाएगा। बस आप हमको इस सब से उबारिए भाई। अरे कैसे उबारेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। सबूत गायब कीजिए, पिस्तौल गायब कीजिए, गवाह तोड़िए, अरे और नहीं तो कुछ जांच अधिकारी का ट्रांसफर करवाइए। हमको हमारा बेटा हमारे बगल में चाहिए। अब आप कैसे करते हैं ये सब आप जानिए, हम नहीं। अरे सुधा, चाय बना कि नहीं? सुधा, अरे चाय। दूध खत्म हो गया है। चाची हम ले आते दूध। अच्छा बेटा। इस केस में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो जेल की सलाखों के पीछे से भी इस केस की धारा बदल सकते थे और लगातार उसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। सर, उस सेंटिया का पिस्तौल वाला मैटर क्लियर हो गया है। कहा? हाँ सर। पकड़ो जरा। बस जल्दी जल्दी बुलाओ दरोगा जी को, इतने बैठे हैं क्या खाली? 9mm रूगर मेड इन अमेरिका, इसी पिस्टल से हत्या हुआ है। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी यही कहता है। और हाँ, नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म लाइसेंस का ये रिकॉर्ड, इसके मुताबिक भी 2013 में संतोष सिंह उर्फ सेंटी के नाम पर पिस्तौल का लाइसेंस इश्यू हुआ था, वो भी स्पेशल स्पोर्ट्स कोटा में, एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन का वजह से। साहब वो जेन्युइन स्पोर्ट्स पर्सन है हम, चाहे तो आप वो राइफल क्लब में जाकर के वहां जांच पड़ताल करवा सकते हैं। हम पता किए, अभी बैलिस्टिक रिपोर्ट आता होगा, उसके बाद तुम्हारा ये कमीज क्या पैंट भी उतरेगा। अभी पूरा जिंदगी जेल में काटने के लिए रेडी हो जाओ। चलिए चार्जशीट तैयार किया जाए। सर 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 सर, हम बताते हैं सर। क्या हुआ? मनीष अभी तक नहीं आया का? पता नहीं कहाँ रह गया। मनीष की मम्मी का फोन है। हाँ भाभी जी बोलिए। कैसे? क्या हुआ? मनीष की मम्मी का कहना है उसका तबीयत अचानक खराब हो गया है। सर हम अपना एसयूवी से जा रहे थे, ये लड़का लोग अपना गाड़ी से आगे आगे जा रहा था और हम लोग बस इनको ओवरटेक करके आगे चले गए और ये लोग हमको पीछे से हॉर्न बजाने लग गए, चिचियाने लग गए। अब हमारा रास्ता बिल्कुल सकरा सा था, ज्यादा जगह नहीं था उसमें, इतना पॉसिबल नहीं था कि हम उनको जगह दे सके। वो लोग हमको ओवरटेक करके आगे आ गए। सर हमको बाहर निकलना पड़ा उनसे बातचीत करने के लिए और वो लोग लगे हमको कूटने। फिर सर हम अपना पिस्तौल निकाले और बाय मिस्टेक हमसे गोली चल गया। हमारा इरादा उनको मारने का नहीं था। मम्मी कसम खा के कर रहे, भगवान कसम मारना नहीं चाहते थे। यही हम कोर्ट में कहेंगे और आपका गवाह लोग भी कोर्ट में यही कहेगा। हो गया काम, मैक्सिमम 2-3 साल, बस इतना ही सजा होगा हमको। बस हाँ, आपका वजह से, आपका कृपा से हमारा आईएएस बनने का जो सपना है वो चूर हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज में हमको हमारा करियर एकदम ब्राइट नजर आ रहा है, पॉलिटिक्स। वो कहा है कि आप लोग हमको बड़ा पॉपुलर कर दिए हैं, अब इलेक्शन जीतना इजी हो जाएगा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सरेंडर करने आए हैं, इसलिए नहीं कि हम कुछ गलत किए हैं, बल्कि इसलिए कि हम सच कोर्ट में जज साहब के सामने कहना चाहते हैं। मैम फिर सरेंडर करने में इतना देर का है? वो कहा है ना, जेल में हमारी जान को खतरा था और बाहर हमारा छवि खराब हो रहा था, इसीलिए डर को त्याग कर हम बाहर आए। सच बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा।
और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारा हस्बैंड, हमारा बेटा सब कितना इनोसेंट है। चलिए। चलिए मैम 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 क्या हो गया माँ? आप लोग हमको पहले सब कुछ काहे नहीं बताए? अरे कितना टाइम लगता है न्यूयॉर्क से यहाँ आने में? हमारा छोटा भाई था वो। बाबूजी कहाँ है? कोर्ट गए हैं बेटा। ठीक है, आप हमारा बात करवाइए मनीष से। मनीष घर पे नहीं है। झूठ मत बोलिए। हम पूछते हैं क्या जरूरत था उसको कोर्ट में झूठा गवाही देने का? सारा केस चौपट कर दिया उसने हमारा। अरे अगर और कोई होता ना तो हम मान भी लेते, पर ये मनीष हमारे बेटे से मानता, बेटा मानते थे उसको। हमने विक्की के बचपन का दोस्त था वो। अरे कहाँ जरूरत थी उनको ऐसा बोलने की? कोर्ट में कहता है कि वो सेंटी सिंह को पहचानता तक नहीं। अरे गोली किसने चलाई उसने देखा तक नहीं। क्या जरूरत था बोलने का? देखिए भाई साहब, विक्की के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है हमको, पर हम अपना बेटा नहीं खोना चाहते हैं। बेटा नहीं खोना चाहते या झूठा गवाही देने का आप लोगों को पैसा दिया गया है? अरे बोलिए ना सीधा सीधा। हाँ, हेलो हेलो। बाबूजी क्या बोले ये लोग? वो मनीष मुंह कर गया। ऐसे लोगों पर कोर्ट में अलग से केस होना चाहिए। चलिए इनसे लोगों बात करके आते हैं लोगों से। चलिए आप, चलिए हमारे साथ। प्रवीण प्रवीण रोक। क्या हुआ बाबूजी? 1 मिनट बेटवा। अरे क्या हुआ? क्या मनीष काहे की रे तू लोग ऐसा? काहे किए बोल ना। अरे हम कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। दोस्त को बेच खाए तुम लोग बेशरम। कोर्ट में काहे झूठी गवाही दिए रे? हाँ? देखिए हम जो देखे वो बोल दिए। देखिए चाचा, वो जो गोली है ना वो पीछे से चला था और हमारा गाड़ी आगे चल रहा था। तो हमें नहीं पता कि गोली सैंटी ने चलाया था नहीं। तो हमें जाने दीजिए। काहे के लिए किए? पहले बोलो। अरे चाचा सॉरी मनीष। अरे चाचा, परवीन भैया प्लीज लेके जाइए चाचा प्लीज। हो जाओ ठीक है। झूठ बोलना आसान है, इसीलिए वो कमजोर और डरपोक की आत्मा में छिपा रहता है। कोर्ट में ट्रायल विटनेस के दौरान ना सिर्फ विक्की के 2 दोस्त नकुल और मनीष मुकर गए, बल्कि आगे चलकर जुलाई और अगस्त के महीने में 2 जजेस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला भी कर दिया गया। केस की तहकीकात पर कई सवाल उठने लगे। आरोप लगा कि यहां पर सच्चाई को दबाने और शक्तिशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर आरोप लगा कि उन्होंने गवाहों से जबरदस्ती बयान लिए और झूठे एविडेंस प्लांट किए। अक्टूबर का महीना आते आते ये लगने लगा कि इस केस में चाहे जो भी हो जाए लेकिन न्याय नहीं होगा। आओ बेटा। ए बहन देखो सिंटुआ आ गया। अरे हमरा बबुआ आ गया। हो गया? एकदम ठीक है। देखिए तने कितना दुबला गया है। अरे काहे रो रही हो बहन? कोर्ट ने हमको बेल दिया है, सजा नहीं। तो कोई मजाक का बात है क्या कि पृथ्वी सिंह एंड फैमिली को कोई जेल में रख ले? और दुबरा गया है ना तो दूध दही खिलाओ इसको। आरोपियों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होने के बावजूद आरोपी जेल से छूटकर घर में जश्न मना रहे थे। प्रोसिक्यूशन को कानून की नजर में झूठा और इनसफिशिएंट करार दिया गया था। ये सब तो ठीक है सेंटी, एक बार तुम्हारी मम्मी को जेल से छुड़ा ले बस, फिर देख। बताया ये जा रहा है कि प्रोसिक्यूशंस के मुख्य 2 गवाह विटनेस ट्रायल के दौरान मुकरने और सबूतों के अभाव के कारण कोर्ट ने जमानत की मंजूरी दे दी। बाबूजी हम तो पहले ही बोले थे, कानून टच तक नहीं कर सकते हैं लोगों को।
जिसको मुंह करना है कर जाए, पर हम अपने बेटवा को न्याय दिलवा कर रहेंगे। अरे कोर्ट क्या, हर गली मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, सबको बताएंगे कि हमारे विक्की के साथ अन्याय हुआ है। हर जगह बोलेंगे। नहीं चाहिए कोई हमको, चाहो तुम सब। कहते हैं ना, न्याय की अपनी एक आवाज होती है जो लोगों की आत्मा से निकलती है और उसे रोका नहीं जा सकता। और यही आवाज रांची की सीमाओं को तोड़ती हुई राज्य और केंद्र सरकार के गलियारों तक जा पहुंची। गोली चला, वो भी सेंटी के पिस्टल से चला, पर सेंटी ने चलाया या किसी और ने चलाया ये किसी को नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट है ना, अपील की तैयारी कीजिए। होम मिनिस्ट्री से मंजूरी आ गई है। चाय मंगाइए। सर। कमाल कर दिया वकील साहब आपने। कमाल हम नहीं, सरकार कर रही है। गुंडागर्दी और अन्याय के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। क्या बात है दरोगा, निशाचर हो गए का? तुम्हारा बेल कैंसिल हुआ है। का? बेल कैंसल, समझे? 5 सितंबर तक तुम लोगों का जो ट्रायल है ना, खत्म करने का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से। चलिए, बहुत काम बाकी है। चलिए चलो। दरोगा, सारा कोर्ट कचहरी बिगाड़ के रख देंगे दरोगा। लेकर आओ। अरे रास्ता दोगे? सर सर हटिए। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। चलिए। सर 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 देखिए, कुछ साबित नहीं कर पाएंगे वो लोग। खाली फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट और कॉल डिटेल से कुछ नहीं होता है ना। अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं, सेंटी किसी को नहीं मारा है, हवा में गोली चलाया है, समझे? चलिए, कोर्ट का वक्त हो गया है। मैम क्या आपको उम्मीद है कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ नहीं मिला तो हम अपना जान दे देंगे। मैम 15 महीने बीत गए, कैसा था ये वक्त? अपना जिंदगी जीने का कोशिश कर रहे हैं पर जी नहीं पा रहे। पार्टी की तैयारी कीजिए, रिहाई तो होकर ही रहेगी आज। उस दिन विक्की का जन्मदिन था। हम मनीष और नकुल एक रेस्टोरेंट से बर्थडे पार्टी मनाकर जब मनीष के पापा की स्विफ्ट से हाईवे से रांची की तरफ निकले तो हाईवे पर मामूली भीड़ था रोज की तरह। हम लोग के गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था और काफी गॉसिप हो रहा था हमारे बीच। फिर तभी हमने एक एसयूवी को ओवरटेक किया। हमको क्या पता था कांड हो जाएगा। हमको ओवरटेक कर रहा है। अरे गाड़ी रोक रहे, ये जानता नहीं है सेंटी सिंह गाड़ी चला रहे हैं। इनको हम बताते हैं। कुछ मिनट बाद वो एसयूवी हमारे साथ चलने लगा और उसका ड्राइवर सेंटी सिंह हमसे साइड मांगने लगा। वो एसयूवी व्हाइट रंग का था, 3 लोग सवार थे उसमें। बंदूक दे, बंदूक दे, बंदूक दे। ए, गोली मार देंगे तुमको। गाड़ी रोक। अबे विक्की, क्या क्या कर रहा है ये बे? रोक गाड़ी। अबे भगा भगा भाई भाई भाई। सेंटी सिंह हमको गाड़ी स्लो डाउन करने को बोला और हवा में फायर करके आगे निकल गया। पकड़ इसको, पकड़ पकड़, इनका हम खेल बराबर करते हैं। आगे जाते ही उसने हमारा रास्ता छेक लिया पूरा। फिर सेंटी सिंह गाड़ी से उतर के सेंटी सिंह नाम है हमारा। पृथ्वी सिंह के लौंडे हैं हम, सुलोचना सिंह के पार्षद के आगे। जल्दी जल्दी में हम लोग वहाँ से भागे और विक्की और मनीष पीछे बैठ गए। हम और नकुल आगे बैठे थे। जैसे ही नकुल आगे बढ़ाया गाड़ी तो सेंटी सिंह ने फिर फायर कर दिया वहीं पर। और फिर पीछे से मनीष का चीखने का आवाज आया। क्या हुआ? ये एक बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला था। शक्ति, पैसे और पोजीशन के नशे में चूर एक इंसान ने एक मासूम लड़के की हत्या कर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसे ओवरटेक करने की हिमाकत की थी। मैम 15 महीने बाद आपको इंसाफ मिला है, कैसा लग रहा है आपको? इस अपराध में सेंटी से ज्यादा उसके माँ बाप दोषी हैं। सेंटी ने मेरे बेटे की हत्या की पर उसके हाथों में वो क्रूरता, वो क्षमता उसके माँ बाप ने दी। 5 सितंबर 2017 को माननीय अदालत ने आईपीसी की धारा 302 और धारा 120B के तहत अवनी, सेंटी और सेंटी के चचेरे भाई लालटू सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई और पृथ्वी सिंह को दोषियों को शरण देने और सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा सुनाई। सुलोचना सिंह पर चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए कहा गया है। जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है वो अपराध करता है।
और जो इस दुरुपयोग को सहता है, बर्दाश्त करता है, नजरअंदाज करता है, वो अपराध ना सही लेकिन पाप अवश्य करता है। याद रखिए, सुरक्षित रहने के लिए छुपकर नहीं बल्कि खुलकर जीना होगा। इस देश का कानून और संविधान सबको बराबर का हक देता है, लेकिन कभी कभी हक के लिए कमर कसनी पड़ती है, आवाज उठानी पड़ती है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पता ही नहीं चला कब जिंदगी खाली होती हुई आखिरी जाम के जैसी होगी। दिल चाहता है कि ना ही ये जाम कभी खत्म हो और ना ही तेरे साथ ये जश्न, लेकिन सच आंखें दिखाते हुए कहता है कि बस एक घूंट भर है तेरी जिंदगी और ये जश्न भी। सबको आप पीछे रखो। यादव, वहां जाकर कुछ एविडेंस मिलता है क्या? इसके पास तो कोई आईडी, मोबाइल या पर्स कुछ भी नहीं मिला सर। ठीक है, आसपास देखो। सबके नाम और नंबर ले लो। जी सर। ठीक है सर। हत्या सर पे गोली मार की गई है। बॉडी की हालत देख के लगता है कि इसके साथ जबरदस्ती भी की गई है, लेकिन बॉडी के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जा सके। इसे मारने वाला शातिर रहा होगा, इसलिए इसकी पहचान की कोई लीड नहीं छोड़ी। जख्म सूखा हुआ लग रहा है, शायद ये हत्या 10-12 घंटे पहले हुई है। जी सर, लेकिन आसपास कहीं भी खून के छींटे नहीं मिले, ना ही कोई एम्प्टी बुलेट शेल। इसका मतलब है हत्या कहीं और हुई। इसकी तस्वीर हर पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, चेक करो इसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या। जी सर। ये फाइल लेकर आज शाम ही वहां जाना, उन्हें कहना मुझे अपडेट करें, फोन करते रहें। सर, जिस लड़की की लाश हमें मिली थी उसके फोटो को आगरा के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। त्रिपाठी, हो सकता है वो लड़की आगरा की हुई ना। स्टेट के सभी पुलिस थानों में उसकी फोटो भिजवाओ और उसकी डेड बॉडी की फोटो अखबारों में भी छपवाओ, हो सकता है कोई पहचान ले। सर। हेलो, डेड बॉडी तो मिल गई लेकिन शायद अब तक पहचान नहीं हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत 22 जून की रात 12 और 1 के बीच हुई। इसे एक .315 बोर के कंट्रीमेंट पिस्टल से पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया और फिर बुलेट वुंड को चाकू से गोदा गया। तो शायद रेप बंदूक की नोक पे किया गया और बुलेट वुंड में चाकू गोद कर बुलेट निकालने की कोशिश की गई ताकि मर्डर वेपन से भी मर्डर की कोई पहचान ना हो। लेकिन सर, इसके खून में काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल मिला है। रेप तो बंदूक की नोक पे हो सकता है, मगर इतना ज्यादा अल्कोहल जबरदस्ती तो नहीं पिलाया गया होगा। इसके अलावा इसके पेट में खाने के ट्रेसेस भी मिले, मतलब हो ना हो मरने से पहले जिसके साथ भी थे उसकी जान पहचान वाले ही थे। तो तुम कहना चाहते हो कि इसने अपने कातिलों के साथ बैठ के शराब पी, लेकिन इसकी संगत में कौन कौन था वो तो इसकी पहचान होने के बाद ही पता चल पाएगा। पर लगता है कि अपनों के लिए भी गैर थे। इसे मरे 1 हफ्ता हो गया और अब तक किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई, और वहां शवगृह वाले इसकी क्रिमेशन की परमिशन मांग रहे हैं। डीएनए सैंपल प्रिजर्व करवा के उसकी बॉडी को क्रिमेट करवा दो और हाईवे के आसपास जितने भी ढाबे और ठेके हैं वहां से पता करो। हो सकता है हत्या वाली रात ये वहां किसी के साथ देखी गई हो और इसकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर भी डालो, हो सकता है इसकी पहचान के बारे में कुछ पता चले। लेकिन उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि कोई उसकी खोज खबर लेने सामने नहीं आया और लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। उसकी आत्म शांति के विधान में उसका नाम अमुक पड़ा गया। तो क्या उसका नामकरण करने वाले अब नहीं थे? क्या उसके दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, जान पहचान वालों ने ही उस अज्ञात के प्राण छीने थे और इसीलिए अब तक कोई पहचान के लिए सामने नहीं आया था? पुलिस उसकी पहचान पता करने की हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई लीड नहीं मिली थी। सुनो, पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, तुम लोग यहां से तुरंत अंडरग्राउंड हो जाओ, समझे?
सर हेमा तनेजा नाम है इसका। इसका घर कहाँ है? सर ये तो मुझे नहीं पता, हम तो बस ऑनलाइन फ्रेंड्स थे। अपने आप को इस लड़की का फ्रेंड बता रहे हो और ये भी कह रहे हो कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? सर सोशल नेटवर्किंग साइट पे तो ऐसा ही होता है ना सर, दिखने में अच्छी लगी थी तो फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज दी और उसने 2 दिन बाद एक्सेप्ट भी कर ली। कभी कभार हाई हेलो हो जाती थी, इसके अलावा पर्सनली कुछ नहीं पता। त्रिपाठी, हेमा का प्रोफाइल एक्सेस करने की परमिशन लो और जैसे ही उसका फोन नंबर मिले उसका एड्रेस निकालो। सर हेमा के सोशल मीडिया पेज से उसका नंबर मिला है जो गाजियाबाद के इंदिरापुरम के इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। हेमा तनेजा यही रहती है? हेमा तनेजा तो यहीं हमारे घर में ऊपर किराए पे रहती थी, लेकिन 3-4 महीने हो गए हैं वो शिफ्ट कर गई है। कहाँ शिफ्ट किया, कोई अंदाजा है? नहीं सर ये तो मालूम नहीं है। यहाँ और कौन कौन रहता था उसके साथ? उसके साथ उसकी माँ रहती थी, पहले उसके फादर भी रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनके फादर का देहांत हो गया। बात क्या है सर? हमें हेमा तनेजा की लाश मिली है, उसका मर्डर हुआ है। क्या? जी। हेमा की माँ का फोन नंबर है आपके पास? नहीं सर नंबर तो नहीं है मेरे पास, पर हेमा यहीं विजयनगर के किसी बार में काम करती थी। बार में? जी। क्या नाम है बार का? सर नाम तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ वो एक हुक्का बार है। सर हेमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जो फोटोज पोस्ट किए हैं उससे लगता है कि जिस हुक्का बार में वो काम करती थी उसका नाम हाई एंड एंड है, पर उसने अपने वॉल पे ये ढेर सारी रोमांटिक शायरियां पोस्ट कर रखी हैं। मैं क्या कहूँ, मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। सब तो तू ही, सब तो तुझसे ही है। तुझसे ही तो मैं हूँ, तुझ में ही तो मैं हूँ, तेरे होने से ही तो मैं हूँ। इसकी पोस्ट देखकर ऐसा लगता है किसी से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किससे प्यार करती थी ये कुछ साफ नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये अगर किसी से इतना प्यार करती थी और इसके परिवार में इसकी माँ भी है, फिर भी इसके गायब होने के बाद किसी ने भी इसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? पता ही नहीं चला कब जिंदगी खाली होती हुई आखिरी जाम के जैसी हो गई। दिल चाहता है कि ना ही ये जाम कभी खत्म हो और ना ही तेरे साथ ये जश्न, लेकिन सच आंखें दिखाते हुए कहता है कि बस एक घूंट भर है तेरी जिंदगी और ये जश्न भी। त्रिपाठी ये देखो, ये उसकी लास्ट शायरी और फोटोज हैं जो इसने पोस्ट की थी 22 जून की रात को 10:30 बजे, और उसी रात इसका रेप और मर्डर हुआ लगभग 12 और 1 के बीच। इसकी फोटोज देखकर लगता है ये किसी रेस्टोरेंट में है। शायद उसने जब ये पोस्ट और फोटो डाले थे, हो सकता है ये अपने कातिलों के साथ ही हो। सर क्या ये मुमकिन है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो उस रात उसी के साथ थी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर वो किसी से इतना प्यार करती थी और वो सच में उसके साथ था, तो फिर उस रात उसके साथ रेप क्यों हुआ, वो भी गैंग रेप? प्यार हमें ऊंचा उठने की प्रेरणा देता है, लेकिन कुछ नासमझ लोग अपनी गिरी हुई हरकतों को भी प्यार का नाम दे देते हैं। हेमा तनेजा के गैंग रेप और मर्डर का ये केस अब हेमा के प्रेमी की तलाश से जुड़ने वाला था, जिसे उसका अपराधी भी समझा जा रहा था। लेकिन क्या हेमा का प्रेमी बुरा था, या हेमा और उसका रिश्ता गलत था, या फिर गलत कोई और ही था? हेमा तनेजा यही काम करती है? जी सर। क्या बात है सर, आप लोग यहाँ? आप कौन? सर मैं रिद्धि, इस बार की मैनेजर। क्या बात है सर? हेमा तनेजा इसी बार में काम करती है? हाँ सर हेमा यही काम करती है, लेकिन सर काफी दिनों से वो बार में आई नहीं। सर may I ask क्या बात है? सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हेमा मैडम के साथ इतना बुरा हुआ।
सर वो तो बहुत सीधी थी और मिलनसार थी। यहाँ पर आने वाला हर कस्टमर उसे बहुत पसंद करता था सर। हेमा रहती कहाँ थी? सर साहिबाबाद में कहीं रहती थी। रिद्धि मैम को उनका एड्रेस पता होगा। आर यू ऑलराइट? जी सर। क्या लगता है आपको हेमा के साथ ये सब कौन कर सकता है? हेमा तो बहुत ही हंसमुख लड़की थी, फिर न जाने कौन उसका दुश्मन बन गया। हेमा का दोस्त कौन था? I mean, उसका अफेयर किससे था? सर ऐसा उसने कभी बताया नहीं, लेकिन हाँ कोई तो लड़का था जिसे वो दिलो जान से चाहती थी। उसे शायरी करने का बहुत शौक था, अक्सर कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। तेरे इश्क में बदनाम हो गए पर कोई गिला नहीं, क्योंकि अब तो इस बदनामी से भी इश्क हो गया है हमें। तेरे नाम के साथ बार बार हमारा नाम तो जुड़ता है। ओ हेलो, खाली दिमाग शायरी का घर। ये बिल बुक है, तुम्हारा कोई प्रोफाइल पेज नहीं। चलो गेट बैक टू वर्क। सर हेमा लड़की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी उसे। सर वो शराब के लिए कभी भी किसी के साथ भी चली जाती थी। बाय बाय। अच्छा सुनो, कल टाइम पर आ जाना। ऑलराइट? हाँ पक्का। ओके बाय। बाईस जून की रात हेमा किसके साथ गई थी? सर 22 जून को तो हेमा घर जल्दी चली गई थी। लेकिन सर पिछले कुछ महीनों से 4 लड़के यहाँ रेगुलर आया करते थे। सर वो चारों सिर्फ हेमा मैम के कारण ही आते थे। सर खूब पैसा खर्च किया करते थे। उन चारों लड़कों के नाम क्या हैं? सर नाम तो मुझे नहीं पता। नाम नहीं पता तो एक काम करो, यहाँ हॉल में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उनमें उन लड़कों का फुटेज भी कैप्चर हुआ होगा। मुझे फुटेज दिखाओ। सर यही 4 लड़के थे सर। ये लोग बिल कार्ड से करते थे, कैश पेमेंट करते थे? सर ये कभी कभी कैश दिया करते थे और कभी कभी कार्ड से जमा करते थे। मुझे इनके बिल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके स्लिप्स की कॉपी निकाल के दो। ओके सर। सर वैसे तो हेमा मैम का व्यवहार सबके साथ अच्छा ही था, पर क्या रुक क्यों गया? बोल। बात यह है कि हेमा मैम की पोस्ट रिद्धि मैम से बहुत नीचे थी, लेकिन उनका रुतबा इस बात में बहुत ज्यादा था। ओह हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए कुछ मैं ऑर्डर करती हूँ आप लोगों के लिए। हाय अभी हूँ। हाय क्या लेंगे आप? सर मुझे लगता है कि पोस्ट में नीचे होने के बावजूद भी हेमा मैम का रुतबा रिद्धि मैम से ज्यादा होना, ये रिद्धि मैम को खटकता है। खटकता है? क्यों? पूरी बात बता। सर मैं रिद्धि मैम पे शक नहीं कर रहा हूँ, पर जो बात मुझे पता थी वो बता रहा हूँ। सर आप प्लीज रिद्धि मैम को मत बताइएगा मेरी नौकरी। त्रिपाठी, यहाँ सभी लोगों का यही कहना है कि हेमा का नेचर काफी आउटगोइंग था। मुझे लगता है उसका यही नेचर उसकी मौत की वजह बना। हेमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का उसे अपने साथ लेके गया होगा। उस लड़के ने उसे शराब पिलाई और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। हेमा ने अपोज किया तो उसने गुस्से में आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका गैंग रेप किया और फिर उसका मर्डर किया। पर यहाँ ये कोई नहीं जानते कि हेमा प्यार किससे करती थी। सर एक वेटर से पता चला रोहित, शमीम, करण और आशीष, इन चारों का हेमा से काफी मिलना जुलना था और ये यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए आते थे। सर मैंने यहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए, उसमें ये चारों हेमा के साथ कई बार दिखाई दिए गए। लेकिन सर जब से हेमा का मर्डर हुआ उसके बाद वो 1 या 2 बार यहाँ आए हैं। तो हो सकता है उन चारों का हेमा के रेप और मर्डर से कोई कनेक्शन हो। उनकी डिटेल्स निकालो। त्रिपाठी, तब तक हेमा की माँ से मिलते हैं। हो सकता है हेमा की माँ से हमें हेमा के लवर के बारे में पता चले। जी आप हेमा तनेजा की माँ है? जी मगर वो अभी घर पर नहीं है, काम से दिल्ली गई हुई है। क्या बात है सर, सब कुछ ठीक तो है ना?
रेप करके फेंक देते उसे, बाहर क्यों डाला उसे? क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने किसी का साथ? उस दिन किसके साथ गई थी वो? नहीं मालूम साहब। अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। सर, उन चारों लड़कों के एड्रेसेस मिल गए हैं जो सुक्का बार में रेगुलरली जाया करते, जहां हेमा काम करती थी। ठीक है यादव। सर, उन चारों लड़कों में से रोहित और आशीष फरार और बाकी दोनों शमीम और करण पकड़े गए। यादव उन्हें थाने लेकर आ रहा है। 22 जून की रात 10 से 1 के बीच में कहां था तू? बोल। सर मुझे याद नहीं आ रहा सर। याद नहीं आ रहा? नहीं। अली। जी सर। याद करने का टॉनिक पिलाओ उसे। सर मैं सर घर में था शायद सर, मैं सच गया। दिल्ली आगरा हाईवे पे था तू। हेमा तनेजा का मर्डर और रेप तूने किया ना? सर नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ मत बोल। सर मैं सच कह। और तू अकेला नहीं था, तेरे दोस्त भी थे। बोल कौन कौन था? मैं वहां नहीं था, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, तूने बहुत कुछ किया है। पहले हेमा के साथ बैठ के शराब पी, फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेमा का बलात्कार किया और उसे मार के फेंक दिया, है ना? सर मैं तो सर ठीक से जानता भी नहीं था सर। तू और तेरे दोस्त हेमा के साथ सर पार्टीज करते थे, लेकिन सर कभी कभी करते थे सर। सीधा सीधा बोल, हेमा से प्यार करता था तू, लेकिन तेरे दोस्त भी गंदे थे और तेरी दोस्ती भी। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था सर, तो वो मेरी कैजुअल फ्रेंड थी सर। अगर तू उसका कैजुअल फ्रेंड था तो तुम चारों में से उसका स्पेशल फ्रेंड कौन था? मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ सर। मैं तो उसको अपनी बहन मानता था सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। दारू पी के तुझे राखी बांधती थी वो? नकेल कसो इसके जब तक सच ना बोले। बहुत मुश्किल है तेरे इश्क में खुद को इस दुनिया का समझना। दुनियावी बंधन जब मुझे बांध नहीं पाते तो कह देते हैं कि मैं बुरी लड़की। कैसे समझाऊं इन नासमझों को कि मैं तो अब रही ही नहीं इस दुनिया की। सर, करण और शमीम तो मुंह नहीं खोल रहे, और वो बाकी दोनों आशीष और रोहित, उन दोनों का लुकआउट नोटिस सभी थानों में भेज दिया है। सर, कहीं हेमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो आशीष या रोहित में से तो नहीं? हेमा के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट में उसके काफी लड़के दोस्त हैं, लेकिन जब मैंने उसकी चैट हिस्ट्री चेक की तो लड़कों से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो रहती एक साधारण से घर में थी, लेकिन उसका लाइफस्टाइल कुछ अलग था। इस केस को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें उसके कैरेक्टर को भी समझना होगा। अनचाही रिश्तों में भी तो चाहत होती है, चाहत उन रिश्तों को ना चाहने की। सच्चाई नहीं सर, इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती। नीता जी, हमें ऐसा लगता है कि हेमा जिस लड़के से प्यार करती थी उसका लेना देना है उसकी मौत से। कुछ आइडिया है आपको किससे प्यार करती थी वो? नहीं सर, मैं नहीं जानती वो किसी से प्यार भी करती थी। हेमा ने आपको कभी कुछ नहीं बताया? नहीं सर। हेमा सोशल मीडिया में इतने सारी रोमांटिक शायरियां पोस्ट करती थी, उसके कमरे में पोस्टर्स, ये कार्ड्स। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी के प्यार में है? हेमा इतने दिनों से गायब थी, उसका फोन भी ऑफ था, तो आपको अपनी बेटी की इतनी भी चिंता नहीं हुई कि आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दें? सर, वो अक्सर कई कई दिनों तक घर के बाहर रहती थी, और वो जब घर में भी होती थी तब भी हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। माँ बेटी होकर भी
अजनबी से बनकर रह गए थे एक दूसरे के लिए। हेमा को मेरा टोकना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसके नादानियों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। पर मुझे हार नहीं माननी चाहिए थी। प्यार से नहीं मानती तो सख्ती से समझाना चाहिए था उसे। काश मैं ऐसा कर पाती तो मेरे हेमा के साथ इतना बुरा नहीं होता। सर अजीब बात है, हेमा सोशल मीडिया पे अपनी छोटी सी छोटी बात एक्सप्रेस करती थी, लेकिन यहाँ अपने ही घर में अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं करती थी। त्रिपाठी, आजकल हेमा जैसे कई यंगस्टर्स बाहर की दुनिया से तो कांटेक्ट बनाए रखते हैं, लेकिन अपने करीबियों से कांटेक्ट खो देते हैं। सोशल मीडिया अपने से दूर रहने वालों को करीब महसूस करने का एक अच्छा जरिया है, लेकिन इसका असर यह भी है कि हम अपने करीब रहने वालों से दूर होते जा रहे हैं। हम दूसरों की पोस्ट की हुई पिक्चर्स को लाइक करने में घंटों बिता देते हैं, लेकिन अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ करने की फुर्सत हमारे पास नहीं होती है। हम अपनी पोस्ट पर शेरो शायरी, ज्ञान की बातें भरते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी की तारीफ में दो बोल बोलना जरूरी नहीं समझते। लेकिन उसकी इन 2 नंबर से बात हुई थी। उसे आखिरी कॉल किसी काशिफ खान ने किया था और उसकी शाम 4 बजे किसी अमान खान से बात हुई थी। इन दोनों नंबर से वो कभी कभार बात किया करती थी। काशिफ और अमान, इनसे भी पूछताछ करो। जी सर। जी अमान खान? जी हाँ, मैं ही अमान खान हूँ। कहिए। आप हेमा तनेजा को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था उसके बारे में अखबार में। 22 जून को आपके फोन से हेमा के फोन पे कॉल किया गया था। जी वो मैंने फोन किया था इनके नंबर से उसे। क्यों? जी वो हुक्का बार में रिजर्वेशन करवाना था, लेकिन उसने कहा कि वो कहीं बाहर जा रही है, तो हमने हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आप दोस्त हैं उनकी? नहीं, ऐसी कोई खास दोस्ती तो नहीं है, लेकिन कभी कभार हुक्का बार में मुलाकात हो जाती थी। जो नंबर मार्क किए हुए उनके कॉल पर चाहिए। सर, अमान खान शादीशुदा है। अमान और उसकी बीवी का हुक्का पार्लर में आना जाना था, और इसी सिलसिले में 22 जून को अमान की बीवी ने हेमा को कॉल किया था। हाँ यादव सर, काशिफ के घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछा तो पता चला कि घर काफी दिन से बंद है। उसे काशिफ का नंबर भी बंद आ रहा है। काशिफ भी गायब है और आशीष और रोहित भी, और ये तीनों हेमा से रिलेटेड हैं। त्रिपाठी, काशिफ का कॉल रिकॉर्ड निकालो और ये चेक करो कि काशिफ का रोहित और आशीष से कोई कनेक्शन है क्या, और किसी भी तरह इन तीनों को ढूंढने की कोशिश करो। जी सर। रोहित और आशीष के बाद अब काशिफ भी प्राइम सस्पेक्ट बनकर सामने आया। पुलिस को उन तीनों की तलाश थी और जल्द ही पुलिस को रोहित और आशीष की एक लीड मिली और उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 22 जून को सर मैं गाजियाबाद में ही था, ना मैं उस रात आगरा गया सर, ना ही हेमा से मिला। तेरा लैपटॉप है हमारे पास, अब सच सच बता, प्यार करती थी ना हेमा तुझसे? नहीं सर, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ता सर, इन चक्करों से बहुत दूर रहता हूँ सर मैं। तुझसे नहीं तो क्या तेरे फ्रेंड रोहित से प्यार करती थी? नहीं सर, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त थे। उसकी दोस्ती तो कई लोगों के साथ थी। जानता हूं, उनमें एक नाम काशिफ खान का भी है। कहां छुप के बैठा है वो? कौन काशिफ सर? वही काशिफ जिसके साथ मिलकर पहले हेमा का गैंग रेप किया और फिर मर्डर। सर मैं काशिफ को नहीं जानता हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अगर कुछ किया नहीं था तो फिर तू भागा क्यों था? सर भागा नहीं था मैं, वो ना मैं मौसी के घर चला गया था। तेरा फोन चेक किया हमने, उसमें से सारा डेटा डिलीटेड है। ऐसा क्या था फोन में? सर कुछ गलत नहीं था फोन में। वो फोन में थोड़ा वायरस चला गया था, तो इसीलिए सब कुछ डिलीट करना पड़ा। पहले हेमा को मार के मौसी के घर भाग गया, फिर तेरे फोन में वायरस आ गया। तेरी तकलीफ थोड़ी कम करता हूं, वायरस निकालो इसका। सर करण और शमीम की तरह आशीष भी मुंह नहीं खोल रहा, और ये रोहित भी कुछ नहीं बोल रहा। पर मुझे लगता है रोहित ही वो लड़का है जिससे हेमा प्यार करती थी, लेकिन रोहित का ध्यान सिर्फ मौज मस्ती में था, और जब उसे लगा कि हेमा उसके प्यार में पागल है तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये कांड किया है। लेकिन इससे गायब तो काशिफ भी, और काशिफ ही वो आदमी है जिससे हेमा की आखिरी बार बात हुई। हो सकता है काशिफ इन लोगों के साथ शामिल। त्रिपाठी, हेमा की हत्या गोली मार के हुई थी। इन सभी लड़कों के बारे में फिर से एक बार पता करो। देखो इनका कनेक्शन किसी इलीगल आर्म्स डीलर से तो नहीं है जहां से वो पिस्टल खरीदी गई। जी सर। सर
सर काशिफ का उन चारों से कनेक्शन का कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन पता चला पिछले दिनों रोहित छोटे छोटे होटल्स में रूम बुक करता था जहां वो अक्सर हेमा के साथ जाया करता था। सर ये होटल के बिल। बड़े पक्के दोस्त ना तुम सब, लेकिन रोहित ने तो उगल दिया कि उसने तुम तीनों के साथ मिलके हेमा का रेप किया और उसके बाद मर्डर। हमने कुछ नहीं किया सर, वो हमें फंसा रहा है। हाँ सर, हेमा का सबसे ज्यादा क्लोज तो खुद रोहित ही था सर, और इन दोनों में रिलेशनशिप भी था सर। और काशिफ? सर हम किसी काशिफ को नहीं जानते सर। रोबर्ट लॉज, टेम्पटेशन, ब्लू मून लॉज, एकांत निवास, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां तूने हेमा के साथ अच्छा खासा वक्त गुजारा था। देख रोहित, अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। तेरे दोस्तों ने तेरा भांडा फोड़ दिया है, उन्होंने बता दिया हमें कि तेरा हेमा के साथ क्या रिलेशन था। सर मैं मानता हूं कि हम लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन सर मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। सर वो मैं उस टाइम डर गया था तो इसलिए आपने झूठ बोला। हेमा प्यार करती थी तुझसे, उसी को मार दिया तूने? सर मैंने हेमा को नहीं मारा सर। सर हम लोग रिलेशनशिप में थे जरूर, पर लेकिन सिर्फ फिजिकली कनेक्टेड थे। इमोशनली नोट पर तो सर कभी हम लोग एक दूसरे के करीब आए नहीं। अच्छा सर हेमा मुझे आज तक समझ में नहीं आई, और जब भी कभी सर हम दोनों एक दूसरे के साथ होते थे तो ऐसा लगता था कि वो जैसे किसी और के लिए जी रही है। हेमा, सर हेमा अंदर से काफी डिप्रेस थी, और मैंने कई बार उससे उसकी प्रॉब्लम पूछी तो उसने जवाब सिर्फ शेरो शायरी में दिया। और सर शाम ढलने के बाद तो वो शराब, शेरो शायरी और पार्टी सिर्फ इसलिए करती थी कि ताकि वो अपने डिप्रेशन को भगा सके। रिद्धि ने मुझे बताया था सर। रिद्धि? उसके बार की मैनेजर? हाँ सर। सर रिद्धि ने मुझे हेमा से मिलवाया था, और उसने मुझे कई बार बताया भी कि हेमा मुझे अपनी तरह बर्बाद कर देगी। और देखिए ना सर, आज मैं उसकी संगत में आके आपकी मार खा रहा हूँ। मतलब तो अभी भी वहीं का वहीं है? नहीं सर, सर आप चाहे मुझे जितना मारना है मार लो सर, लेकिन कसम से सर जो सच था मैंने सब आपके सामने उगल दिया सर। सर वो शायद किसी और की नफरत का शिकार हुई होगी सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं मानती हूँ कि रोहित मेरा अच्छा दोस्त था, लेकिन सर हेमा का रोहित के अलावा बहुत लड़कों के साथ उतना बैठना था। अब मुझे क्या पता कि वो किस किस के साथ क्या क्या। इसीलिए आप रोहित को वार्न कर रही थी कि वो हेमा से दूर रहे। आपकी चुप्पी बता रही है कि आपको ये बात अच्छी तरह से पता थी कि रोहित और हेमा का अफेयर था, और आपको ये बात पसंद नहीं थी। सर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी छुपा रही हैं तो बता दीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग मुझसे इस तरह से बात करना बंद कीजिए। आई होप ऐसा ही हो, वरना आपसे अगली मुलाकात लॉकअप में होगी। जैसे ही रिद्धि के कॉल रिकॉर्ड जाए मुझे अपडेट करो, और हेमा के मर्डर वाली रात उसकी एक्टिविटीज चेक करो। हो सकता है हेमा के मर्डर और रेप में उसका भी कोई हाथ हो। सर इंदिरापुरम थाने से एक इन्फॉर्मेशन मिली है, हेमा शादीशुदा थी। इंदिरापुरम थाने के रिकॉर्ड में हेमा का असली नाम हेमा तनीजा खान है। सर 7 महीने पहले हेमा ने अपने पति अमान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, क्योंकि अमान ने हेमा को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन बाद में हेमा ने वो केस विड्रॉ कर लिया था। त्रिपाठी, इस अमान खान को उठा के लाओ। तब तक मैं हेमा की मां से यह पता करता हूं कि उसे हेमा और अमान की शादी के बारे में पता भी था कि नहीं। अमान को बुलाइए। अमान तो घर पे नहीं है। कहाँ गया? तो कहीं गया है काम से। जी सर, करीब 2 साल पहले हेमा ने अमान से लव मैरिज की थी। आपने हमें बताया नहीं कि वो शादीशुदा थी? सर आपने मुझे शादी के बारे में पूछा ही नहीं था। आपने ये पूछा था कि हेमा किससे प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता वो अमान से प्यार करती थी, क्योंकि अमान को तो उसने 1 साल पहले ही छोड़ दिया था। उसने अमान को छोड़ा क्यों था? मुझे नहीं पता सर। उसने शादी भी अपनी ही मर्जी से की थी और वापस भी अपनी ही मर्जी से आई। उसने कभी भी अपनी दुख और तकलीफें मुझसे बांटी नहीं।
मगर मुझे एहसास है उसकी आदतें ही अमान और उसके अलग होने का कारण बनी होगी। आदिल पाठी। सर अमान तो घर पे नहीं मिला। किसी भी तरह अमान को उठा के लेके आओ। जी सर। सर एक सेकंड, सिंह इनको कैबिन में बिठा। सर अमान तो खुद थाने आ गया। अमान। जी सर। तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी हेमा से शादी हुई थी? सर एक्चुअली वो सर ये उस दिन आप लोगों को सब सच बताने वाले थे, लेकिन हेमा की लाश की फोटो अखबार में देख के मैं डर गई थी, इसलिए शादी की बात छुपाई और वो फोन की बात भी झूठ थी। तो मतलब हेमा के मर्डर वाले दिन हेमा को फोन तुमने नहीं अमान ने किया था? जी हाँ सर। सर दरअसल बात यह है कि मुझसे अलग होने के बाद हेमा के काफी सारे सर्टिफिकेट्स मेरे घर पे ही पड़े थे। उसने कई बार फोन करके मांगे, बट सर मुझे वो सर्टिफिकेट्स मिल नहीं रहे थे। फिर उस दिन मुझे मिल गया तो मैंने उसे कांटेक्ट किया कि आकर ले जाए। सर यही वो सर्टिफिकेट्स हैं सर। तो फिर वो सर्टिफिकेट्स लेने आई क्यों नहीं? पता नहीं सर, उसने तो कहा था कि वो आके ले जाएगी, बट फिर हमने सुना है तुम्हारी हेमा से लव मैरिज हुई थी, तो फिर उससे अलग क्यों हुए? सर हुई तो लव मैरिज ही थी, बट कहीं ना कहीं उससे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसकी सुंदरता देखकर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और इस अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठा। मैंने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर उससे शादी भी कर ली। शादी करने के कुछ ही दिनों में मुझे रियलाइज हुआ कि ये शराब पीना, पार्टियां करना, ये सब उसका कोई शौक नहीं है, बल्कि उसे तो लत लगी हुई है शराब पीने की। मैं तो चाहता था कि वो शराब छोड़ दे, उसने मुझे ही छोड़ दिया। लेकिन हेमा ने तो 7 महीने पहले तुम्हारे खिलाफ चीटिंग का केस दर्ज करवाया था कि तुमने उसे बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी कर ली। सर दरअसल बात यह है कि मुझे अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था हेमा के साथ, तो सर मैंने उससे अलग होने के बाद अपने पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक शाहिदा से शादी करने का डिसीजन ले लिया। बट उसे ये बात ठीक नहीं लगी, उसने मुझ पर केस भी डाल दिया सर। बट फिर मैंने और मेरे पेरेंट्स ने उसे जाके समझाया, फिर वो समझ गई और उसने ये केस वापस ले लिया। काशिफ खान को जानते हो? जी सर, वो तो मेरा फुफेरा भाई है। पर उसे क्या हुआ? जब से हेमा का मर्डर हुआ है काशिफ खान का फोन बंद है। कहाँ गायब है? सर मुझे आइडिया नहीं सर, मेरी वैसे ही उससे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन हेमा की तो काशिफ से बातचीत होती थी, तो तुमसे अलग होने के बाद तुम्हारे फुफेरे भाई से टच में क्यों थी वो? होगा कोई चक्कर सर, इसीलिए तो मैं उससे कम बातचीत रखता था। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हेमा और काशिफ का अफेयर था? हाँ सर होगा सर, वैसे भी वो उसी के साथ बैठ के तो शराब पीती थी। और सर वो काशिफ भी कोई ठीक ठाक लड़का नहीं है, एक नंबर का याश लड़का है। मुझे तो लगता है कि उसके चक्कर में इसने मुझे छोड़ा था। कुछ बता सकते हो काशिफ कहाँ मिलेगा? सर इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ बट ये काफी अफसोस है कि जिन आदतों को हेमा बदल नहीं सकी, उनकी वजह से उसका इतना बुरा अंजाम। एक आर्टिकल के मुताबिक लगभग 30% लव मैरिजेस डिवोर्स में बदल जाती हैं। वजह शायद ये है कि प्यार करने वाले अक्सर एक दूसरे को अपनी असली शख्सियत का परिचय नहीं देते हैं और शादी के बाद एक दूसरे के असली किरदार सामने आ जाते हैं। हेमा और अमान के अलगाव की भी यही वजह थी, लेकिन अमान हेमा का अतीत था और अमान का बयान ये साफ कर रहा था कि काशिफ उसका वर्तमान था जिसने हेमा को शून्य काल में पहुंचा दिया था। लेकिन हेमा के गैंग रेप और मर्डर की सुर्खियां उसके लाइफस्टाइल को भी दोषी ठहरा रही थी। हेमा की लाइफस्टाइल बनी उसकी जिंदगी का जहर। ऐसा माना जा रहा है कि शराब और पार्टी की लत उसकी हत्या और गैंगरेप का कारण बने। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, लेकिन हेमा के कातिल के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। वहीं पुलिस काशिफ की तलाश में जुटी थी, लेकिन फिलहाल उसकी कोई लीड नहीं मिल रही थी और काशिफ के अलावा बाकी सस्पेक्ट्स के बैकग्राउंड में उनका काशिफ से कनेक्शन होने का भी पता लगाया जा रहा था। रोहित और रिद्धि से जुड़े सभी लोगों को खंगाला, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और काशिफ से भी इन दोनों का कोई कनेक्शन सामने नहीं आया। सर काशिफ का फोन हेमा की हत्या वाली रात दिल्ली आगरा हाईवे पे एक्टिव था। उसे काशिफ के फोन में एक ऐसा नंबर है जो हेमा की हत्या वाली रात से बंद है। यह नंबर विकास सिंह का है जो काशिफ के साथ ही रहता था। सर हेमा की हत्या वाली रात विकास, काशिफ और हेमा इन तीनों का फोन एक ही लोकेशन पर एक्टिव था, लेकिन सर विकास और हेमा के बीच में कभी बातचीत नहीं होती थी। सर कॉल रिकॉर्ड से तो लग रहा है कि काशिफ हेमा का लवर था और उसने विकास के साथ मिलकर हेमा का रेप किया और फिर मर्डर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि रेप करने वाले 2 ही थे, हो सकता है उनके साथ कोई तीसरा या कोई चौथा भी हो। देश भर में काशिफ और विकास
इनका लुकआउट नोटिस भेजो और अपने खबरों से ये पता करवाओ कि इस विकास का उस पिस्टल से कोई कनेक्शन है क्या। सर। ठीक है सर, काशिफ और विकास को मुंबई में लेके जाने की इंफॉर्मेशन मिली है। इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस से शेयर करो और मुंबई जाने की तैयारी करो। सर। सर, ये विकास और काशिफ मुंबई में जहाँ ठहरे थे वहां से भी फरार हो गए। हो सकता है वो मुंबई में कहीं और छुपे हों। किसी भी तरह कोशिश करके उन्हें ढूंढो। जी सर। सर, मैंने विकास के कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि हेमा का पति अमान खान भी विकास को कॉल किया करता था। जी। अमान कहाँ है? अब वो तो घर पे नहीं है, काम से बाहर गए हुए हैं। घर का कोने कोने चेक करो। तुम ऊपर जाओ, अंदर चेक करो। जी अंदर कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा ना घर पे कोई नहीं है। फिर कहाँ गया है? कानपुर गए। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। उसका नंबर क्यों बंद आ रहा है? हाँ यादव। सर, अमान भी गायब है। उसकी बीवी ने बताया कि वो 2 दिन पहले कानपुर गया था, लेकिन उसका नंबर भी बंद आ रहा है। सर, हेमा की हत्या से 3 दिन पहले अमान ने बिल्ला नाम के आदमी को फोन किया था। खबरियों से पता चला कि बिल्ला मेरठ का रहने वाला है और इलीगल आर्म्स डीलिंग में इन्वॉल्व है। सर, नोएडा में एक दरगाह के पास बस स्टॉप पे अमान को देखे जाने की इंफॉर्मेशन मिली है। नोएडा पुलिस से संपर्क करो और जहां वो देखा गया वहां रेड करो। ओके सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है नहीं है सर। सर ये बारे जीते जी तो मुझे चैन से जीने नहीं दिया, मरने के बाद भी नहीं मेरा पीछा छोड़ी। सर प्लीज समझिए, मैं भागना नहीं चाहता था सर। मैं डर गया था कि कहीं आप विकास और काशिफ के साथ मुझे भी जेल में ना डाल दे सर। बस अब तू यहां से बाहर तो जाएगा नहीं, इसलिए सच सच बता दे काशिफ और विकास कहां है। मैं नहीं जानता सर वो लोग कहां पर है, मैं सच बोल रहा हूं। मैं उनके टच में जरूर था सर, पर हेमा के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं सच बिल्ला से पिस्टल तूने खरीदा, काशिफ और विकास सिर्फ तेरे मोहरे थे। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड तू है। सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। देख बेटा, तेरी सारी कुंडली निकाल ली है हमने। हेमा से अलग होने के बाद तुम दोनों के बीच जितने भी कॉल्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर कॉल्स हेमा ने किए हैं। तुझसे अलग होने के बाद भी तुझे पाने की ख्वाहिश में वो नशा कर रही थी और तू तंग आ गया था उससे। हत्या वाले दिन तूने उसे फोन किया था और वो तुझसे मिलने को तैयार हो गई। तूने उसे हाईवे से पिक किया। काशिफ और विकास का फोन पलवल की तरफ ट्रैवल हुआ, इसलिए प्लान के मुताबिक तूने काशिफ और विकास को पलवल से पिक किया। और फिर आगरा से 25 किलोमीटर पहले फरा के एक ढाबे पर तेरे क्या कर रहे हो कासिफ? कासिफ? अमन! कासिफ!
शादी चाहे माँ, प्यार किया था मैंने तुझसे, आज तुझ पे थूकने तक का मन नहीं करता मेरा। अबे चुप कर, तूने भी कोई कम गन नहीं फैलाया, भूल गई अपनी औकात? शाम के लिए सो तक जाती थी तू। मेरी ये हालत भी तेरी वजह से, जिससे मैं अपनी जिंदगी को मरहम समझ रही हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। अरे चल, तुझसे तो मुक्ति चाहता हूं मैं। यही सब हुआ था ना उस रात? जब तक ये सच ना बोले टांगे तोड़ो इसकी। सर मेरी कोई गलती, सर प्लीज। हालांकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अमान के खिलाफ है, लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस अब भी काशिफ और विकास की तलाश कर रही है। लेकिन यह साफ था कि हेमा एक ऐसी हताश तलाश में थी जिसमें वो अमान के साथ गुजारे उस वक्त में गिरफ्त होकर रह गई थी जब उनमें प्यार था। लेकिन अमान से धोखा खाने के बाद भी वो उसे अपनी जिंदगी समझने की गलती क्यों कर रही थी? शायद ये सवाल उसकी जिंदगी का वो जहर था जिसका जवाब तलाशते तलाशते उसने अपनी जिंदगी जहर से भी ज्यादा विषैली बना दी थी। सच को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्वीकार कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो लोग सच को स्वीकार नहीं कर पाते हैं वो जिंदगी भर अपनी मृत तृष्णा के गड्ढे ही खोदते रह जाते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।